नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अब लड़ाई और तबाही तेल के मोर्चे पर है। रविवार को इसराइल ने ईरान के तेल के 30 डिपो पर हमला कर दिया, तो सोमवार को ईरान ने बहरीन के सबसे बड़े तेल डिपो बैपको पर हमला कर दिया। पश्चिमी तेहरान तेल डिपो अभी भी जल रहा है, काले धुएं निकल रहे हैं। ईरान से उनके भारत तक आने की संभावना है। तेजाबी बारिश की आशंका जताई जा रही है। इससे हवा तो जहरीली होगी ही। युद्ध 8वें दिन में प्रवेश कर गया और किसी को पता नहीं क्यों हो रहा है, कब तक होगा। इसके तात्कालिक कारण क्या हैं? ईरानी गार्ड्स IRGC ने कहा कि अगर अमेरिका कच्चे तेल का भाव $200 प्रति बैरल बर्दाश्त करना चाहता है तो यह खेल जारी रखे। क्या कोई भी देश $200 प्रति बैरल का बोझ उठा पाएगा? अगर उसके तेल डिपो पर हमला होगा तो ईरान भी तेल डिपो पर अटैक करेगा। लगता है ईरान की इसी धमकी का असर अमेरिका पर हुआ। उसने कहा कि वह ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन उस समय क्यों चुप रहा जब इसराइल ने ईरान के 30 तेल डिपो पर अटैक किया। सूत्रों के हवाले से रिपोर्टिंग हो रही है कि इसराइल के हमले से अमेरिका नाराज है। ऐसी खबर तब क्यों नहीं आई जब स्कूल पर बम गिरा? तेल के समय क्यों आई? क्योंकि इससे मार्केट पर असर पड़ने लगा है, उनके भी पैसे डूबने लगे हैं। भीतर भीतर बात क्यों हो रही है? क्या ट्रंप नेतन्याहू के सामने नाराजगी जाहिर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनकी पार्टी के सेनेटर ट्विटर पर इसराइल से कह रहे हैं, जब ईरान के लोग फिर से अपना देश खड़ा करेंगे तब तेल की जरूरत होगी, इसलिए सोच समझकर हमला करना चाहिए। ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध रोकने का फैसला होगा मेरा, लेकिन नेतन्याहू से पूछे बिना नहीं होगा। अगर अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया होता तो तेहरान इसराइल को नष्ट कर देता। एक ही बयान में ट्रंप अपनी ताकत और कमजोरी दोनों बता रहे हैं। एक कि ईरान इसराइल को खत्म कर देता, और उसी बयान में कह रहे हैं कि युद्ध का फैसला नेतन्याहू से पूछे बिना नहीं करेंगे। पता चल रहा है 9 मार्च को भी ईरान सबके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ट्रंप ने अभी तक ऐसा नहीं कहा कि ईरान चीन और रूस की मदद से उन पर भारी पड़ रहा है। रविवार को उत्तरी तेहरान के तेल डिपो पर बमबारी के बाद तेहरान के आसमान पर काले बादल छा गए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पूरा आसमान केमिकल से भर गया है। तेहरान टाइम्स में उन बच्चियों की तस्वीरें पहले पन्ने पर छपी हैं जिनके स्कूल पर 28 फरवरी को अमेरिका ने बम गिराया। पूछा है अखबार ने कि ट्रंप क्या इनसे आंखें मिला सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने अरब देशों से पूछा है, क्या आपने स्कूली बच्चियों की हत्या की निंदा की है? वैसे भारत ने भी नहीं की। ट्रंप अपने सैनिकों के परिवारों से आंखें ना मिला सकें, इसलिए जब उनके शवों को रिसीव करने गए तो गोल्फ की टोपी पहने थे। अमेरिका में इस बात पर बहस हो रही है कि टोपी पहनकर राष्ट्रपति ने सैनिकों की गरिमा से खिलवाड़ किया। डॉक्टर ने ट्रंप को तो नहीं कहा कि जंग हो या ना हो दिन में गोल्फ खेलना ही खेलना है। अमेरिका के 8 सैनिक मारे गए, उसके सैनिक मोर्चे पर हैं और उनके राष्ट्रपति कैडी लेकर घूम रहे हैं। बर्डी और बोगी की चिंता में डूबे हैं। पिछले साल जून में जब अमेरिका लड़ाकू विमान ईरान पर हमले के लिए भेज रहा था, तब भी ये गोल्फ खेल रहे थे। इस बीच ईरान कह रहा है उसने अमेरिका के सैनिकों को बंधक बनाया है। अमेरिका ने खंडन किया है। अमेरिका और दुनिया भर में लोगों की नौकरियां जाने लगी हैं। भारत में सोमवार को सेंसेक्स खुलते ही 10 मिनट के भीतर निवेशकों के 12 लाख करोड़ हवा हो गए। 10 मिनट में 12 लाख करोड़। तुलना कीजिए पिछले 7 दिनों से। पिछले हफ्ते भारत के निवेशकों के करीब 14 लाख करोड़ हवा हुए और आज 10 मिनट में 12 लाख करोड़। टोटल 30 लाख करोड़ के आसपास हो जाता है। और ये जनाब कभी गोल्फ खेल रहे हैं तो कभी हवाई यात्रा कर रहे हैं। इनका टाइम ठीक चल रहा है, बाकी का उल्टा हो गया है। युद्ध इनसे संभल नहीं रहा और गोल्फ खेले जा रहे हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब में अपने स्टाफ से कहा है कि वहां से निकल जाएं। पूरे पश्चिम एशिया को गड्ढे में डालकर अपने लोगों से निकलने के लिए कह रहे हैं। CNBC की हेडलाइन में अमेरिका के सऊदी से निकलने के ऑर्डर
और तेल के दाम की बात एक साथ लिखी गई है। तबाही की तस्वीर तेहरान से है और खाड़ी के देशों से भी। यह ईरान का शाहिद ड्रोन है। अब बहस इसे लेकर है कि अमेरिका इसका सामना नहीं कर पा रहा। इसी शाहिद ड्रोन से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अमेरिका यूक्रेन से पूछ रहा है कि शाहिद ड्रोन का मुकाबला कैसे करें। जेलेंस्की के सूट का मजाक उड़ाने वाले ट्रंप उनसे आइडिया मांग रहे हैं और जेलेंस्की कह रहे हैं पहले रूस से युद्ध विराम करवाओ तब बताते हैं। जिस देश का रक्षा बजट दुनिया में सबसे ज्यादा हो, कई कई देशों के बराबर हो, ज्यादा हो, वो देश युद्ध से बर्बाद हो चुके एक देश से मदद मांग रहा है जो 4 साल से रूस से लड़ रहा है। तब से यूक्रेन रूस की तरफ से आ रहे शाहिद ड्रोन का मुकाबला कर रहा है। अमेरिका के कहने पर यूक्रेन ड्रोन एक्सपर्ट को पश्चिम एशिया भेज रहा है। विश्लेषण छप रहे हैं कि अमेरिका धीरे धीरे समझ रहा है कि $40 लाख के PAC-3 इंटरसेप्टर से ईरान के 30,000 के ड्रोन से लड़ना समझदारी नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि खाड़ी के देशों की मदद के लिए सैन्य सहायता दी जाएगी, लेकिन सैनिक नहीं भेजेंगे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, युद्ध का विस्तार फैलता जा रहा है। अब आप बताइए, पिछले कई दिनों से इस्राइल की टेक्नोलॉजी और उसकी सैन्य क्षमता की कहीं कोई बात हो रही है? उसके किसी हथियार या उपकरण या विमान की बात हो रही है, या ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की बात हो रही है? यह सब बता रहा है कि ईरान कितना दम रखता है, लेकिन इस्राइल और अमेरिका इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। ईरान 8वें दिन भी जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब में 2 लोग मरे, संयुक्त अरब अमीरात में 4 लोग और कई लोग घायल भी हैं। इराक में 6 लोगों की मौत हुई है और ओमान में 1 व्यक्ति के मरने की पुष्टि हो चुकी है। ईरान में मरने वालों की संख्या 1330 से अधिक बताई जा रही है और लेबनान में करीब 400 लोग मारे गए हैं। इस्राइल में 14 लोगों के मरने की खबर है कि इस्राइल ने दक्षिणी लेबनान में नागरिकों पर व्हाइट फास्फोरस से हमला किया है। यह एक भयानक रसायन होता है जो इंसान की चमड़ी पर बहुत गहरे घाव कर देता है, हड्डियां तक जला देता है। इस्राइल पर आरोप लगे हैं कि उसने गजा में भी इसका इस्तेमाल किया था। इस तरह से आत्मरक्षा, शांति की बात करने वाले निहत्थे नागरिकों की जान ली जा रही है। अब यह युद्ध तेल के डिपो को टारगेट करने के चरण में प्रवेश किया है। दूसरी तरफ तेल कंपनियां खाड़ी के देशों के लिए तेल और गैस बचाने लगी हैं। उन्होंने जबरन अपने उत्पादन और निर्यात को बंद करना शुरू कर दिया। खाड़ी के इलाके में पहले भी युद्ध हुए, मगर कभी भी तेल के डिपो को इस तरह निशाना नहीं बनाया गया। इस बार पहले ही हफ्ते में 6 देशों के तेल डिपो पर हमले हुए। बहरीन के बैपको एनर्जी ने फोर्स मैज्योर का इस्तेमाल कर अपने प्लांट से निर्यात ही बंद कर दिया। बहरीन का कहना है अपने देश के लिए सप्लाई की कमी तो नहीं, लेकिन निर्यात नहीं करेगा। इसी तरह फोर्स मैज्योर का इस्तेमाल कर कतर ने भी तेल के निर्यात को ठप किया और कुवैत ने तेल के उत्पादन को ही ठप कर दिया। जब कुवैत तेल का उत्पादन नहीं करेगा तो निर्यात कहां से करेगा? इराक में सप्लाई 60% कम हो गई है क्योंकि उसके तेल ठिकानों पर भी हमले हुए हैं। यूएई और सऊदी अरब के कटौती करने की भी संभावना है। कतर के ऊर्जा मंत्री चेतावनी दे चुके हैं, अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो खाड़ी के सभी देशों को तेल का उत्पादन रोकना पड़ सकता है। मतलब यही है कि पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं, उनकी कमी हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ठप है, वहां से तेल के जहाजों का गुजरना बंद है। संकट सिर्फ वही नहीं, जिस तरह से तेल के डिपो पर हमले हो रहे हैं, तेल का उत्पादन ठप हो रहा है या कम किया जा रहा है, इसके कारण भी है। सऊदी अरब ने अपने शायबा तेल फील्ड पर ड्रोन के हमले को नाकाम किया। इन सब का असर क्या होगा? आपकी जेब पर पड़ेगा। अगर तेल के डिपो पर हमले को नहीं रोका गया तो युद्ध के बाद भी तेल के उत्पादन और सप्लाई पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में आपात चर्चा की मांग की कि भारत बताए कि ऊर्जा की स्थिति क्या है, खाड़ी के देश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की स्थिति क्या है। संसद परिसर में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगाए। कहा ट्रंप के आगे प्रधानमंत्री मोदी चुप है, झुक गए।
विपक्ष का कहना है अमेरिका कौन होता है भारत को 30 दिनों की मोहलत देने वाला कि वह रूस से तेल खरीदे। कभी कहता है मत खरीदो, कभी आदेश देता है खरीद लो। क्या भारत की अपनी कोई संप्रभुता या नीति नहीं? विपक्ष चाहता है कि भारत स्पष्ट करे कि उसके पास तेल और गैस के भंडार को लेकर कितना स्टॉक है, क्योंकि सारी दुनिया में असर दिख रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्तक्षेप के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एनर्जी स्टॉक पर बयान दिया, मगर विदेश मंत्री ने ईरान पर हमले की निंदा नहीं की, खामेनेई की हत्या की निंदा नहीं की, खाड़ी के देशों पर ईरान के हमले की भी निंदा नहीं की। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि परंपरा रही है कि मंत्री के बयान के बाद सदस्यों को पूछने का मौका मिलता है, लेकिन वो मौका नहीं मिला। So, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular question. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, sir, the interest of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. क्या वाकई भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है? स्टॉक पर्याप्त हैं। पिछले हफ्ते कई खबरें आईं कि गुजरात और देश के अन्य इलाकों में गैस से चलने वाली फैक्ट्रियों के यूनिट बंद हो रहे हैं या उनके उत्पादन को कम किया जा रहा है। एक सप्ताह से भारत की यही लाइन है कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन पिछले शनिवार को एक झटके में गैस के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखिए, सरकार कह रही है कमर्शियल एलपीजी पर बैन नहीं, लेकिन मुंबई के होटेलियर कह रहे हैं सिलेंडर की कमी हो रही है। 6 मार्च को मुंबई के होटल के मालिकों ने अखबार से कहा कि अगर 1-2 दिन और सप्लाई बाधित रही तो दिक्कत आ जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि सप्लाई को रोका नहीं गया है, मगर खबरें देखकर लग रहा है युद्ध को लेकर घबराहट फैलने लगी है। पंजाब से खबर है कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रोकी गई है। ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट है कि वैश्विक सप्लाई में आई रुकावटों की वजह सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घोषणा की है कि त्वरित रूप से पंजाब में नॉन डोमेस्टिक नॉन एग्जेम्प्टेड एलपीजी की सप्लाई रोक दी जाए। पुणे में गैस की सप्लाई के कारण शमशान बंद करने की खबर आई है। ऐसी खबरें क्या आपके अखबारों में छप रही हैं? न्यूज़ चैनल बता रहे हैं। आप खुद अपने डीलर से फोन कर चेक कर सकते हैं। एक सवाल खुद से भी कीजिए कि भारत का शेयर बाजार भारत की सरकार के दावों पर क्यों नहीं भरोसा कर रहा? अगर सप्लाई पर असर नहीं तो मार्केट इतना क्यों नीचे जा रहा है? बिजनेस स्टैंडर्ड में रिपोर्ट है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अनुसार इस समय भारत के 40 से 45 हजार कंटेनर या तो फंसे हुए हैं या रास्ते में हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों पर पार्क कर दिए गए। इनमें 1 से 1.5 अरब डॉलर का निर्यात का सामान लदा है और इन सब पर अब अनिश्चितता के बादल हैं। सबसे बड़ी मात्रा में 4 लाख टन बासमती चावल फंसा हुआ है। व्यापार के एक्सपर्ट कह रहे हैं अरब सागर में जहाज ले जाना खतरनाक हो गया है। आमतौर पर हर कंटेनर पर रोजाना 800 से 1500 डॉलर तक खर्च हो रहे हैं। युद्ध के कारण 3 से 5,000 डॉलर और देने पड़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मांग की है कि घरेलू ईंधन के दाम पर प्राइस कैप लगा दिया जाए। 3 दशक के बाद पहली बार ऐसी नौबत आई है। पिछले हफ्ते ब्रिटेन में डीजल 16 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर था। ग्रामीण ब्रिटेन में जो लोग अपने घरों को ईंधन जलाकर गर्म रखते हैं उनके लिए लागत 2 गुनी हो गई। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम 55 रुपए बढ़ाए गए। डॉन अखबार ने लिखा है कि सरकार का बयान था कि चिंता की बात नहीं और उसके 1 घंटे के भीतर 55 रुपए दाम बढ़ गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा है 48 घंटे के भीतर बताइए कि पेट्रोल से लेकर बिजली की बचत कैसे करनी है। बांग्लादेश में सभी यूनिवर्सिटी में ईद उल फितर की छुट्टियों को समय से पहले शुरू किया जा रहा है। ईंधन और बिजली की खपत कम करने के लिए बांग्लादेश में बिजली कटौती होने लगी है। फिलीपींस ने 5 दिनों के वर्क वीक को 3 दिन का कर दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव $110 प्रति बैरल से ज्यादा हो गया।
इसके 150 प्रति बैरल पहुंचने की बात कतर के एनर्जी मंत्री पिछले सप्ताह ही कह चुके थे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली बार तेल का दाम $100 प्रति बैरल के पार गया, जिस रफ्तार से एक बैरल की कीमत एक महीने के भीतर $63 से प्रति बैरल बढ़कर $110 प्रति बैरल हुई है, $150 प्रति बैरल के भी पार जा सकती है। पिछले 52 हफ्तों में कच्चा तेल इतना महंगा नहीं हुआ। एक दिन में 30% रेट बढ़ गया। कच्चे तेल का भाव 10% बढ़ता है तो मुद्रास्फीति भी तेजी से बढ़ती है, सीधे 1% का इजाफा होता है। पेट्रोल डीजल महंगा होगा ही तो बाकी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। दुनिया के तेल की 20% सप्लाई बाधित हो चुकी है। जिस हॉर्मुज से रोजाना 100 से अधिक टैंकर जाया करते थे, वहां अब 1-2 टैंकर का गुजरना बड़ी बात है। अमेरिका कह रहा है दुनिया डर गई है, डरने की जरूरत नहीं, तेल और गैस की सप्लाई में कमी नहीं। ट्रंप के ऊर्जा सचिव कभी फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी CNN तो कभी CBS को। हर जगह वही फालतू बात की चिंता नहीं, डरना नहीं, लेकिन अमेरिका में ही तेल के दाम बढ़ गए, जिसे गैस कहते हैं। ऊर्जा सचिव इसे शॉर्ट टर्म घटना बता रहे हैं। दामों का बढ़ना एक सप्ताह से ज्यादा नहीं रहेगा। अमेरिका किससे झूठ बोल रहा है कि आम लोगों को बात समझ नहीं आ रही? ये सब बयान है, हालात कुछ और है। तभी तो G7 देशों के वित्त मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें चर्चा होगी कि पेट्रोलियम को लेकर क्या करना है। इनकी कोशिश है कि सब मिलकर अपने अपने इमरजेंसी रिजर्व से 30-40 करोड़ बैरल कच्चा तेल मार्केट में जारी कर दें, क्योंकि अगर इसी तरह से तेल के दाम भागते रहें तब इन देशों को भी अपना बही खाता संभालना मुश्किल हो जाएगा। जापान में सरकार ने सरकारी ऑयल रिजर्व स्टोरेज साइट से कहा है तेल की सप्लाई शुरू करने के लिए तैयार रही। अगर पश्चिम एशिया में हालात बेहतर नहीं हुए तो स्टोरेज में रखा तेल इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जापान का 95% तेल खाड़ी के इलाकों से आता है, 70% सप्लाई हॉर्मुज से होती है। अमेरिका में ईंधन एक हफ्ते में 14% महंगा हुआ। ट्रंप से पूछा गया तो कहा मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, जब युद्ध खत्म होगा तो तेजी से दाम गिरेंगे, अगर बढ़ते हैं तो बढ़ें, मगर यह युद्ध तेल के दाम में थोड़ी सी बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा जरूरी है, कह रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर के शेयर बाजारों का धीरज जवाब देने लगा है। 9 मार्च को सेंसेक्स 2300 पॉइंट गिरकर 76,750 तक पर आ गया और निफ्टी 24,000 के भी नीचे। ध्यान रहे, बाजार में यह गिरावट मुद्रास्फीति कंपनियों के खराब प्रदर्शन के कारण नहीं, बल्कि 2 नेताओं की सनक भरे फैसले के कारण सारी दुनिया धनक गई है। मीडिया अगर सही से खबरें दिखाने लगे तो आपको यहीं इसी देश में आंधी चलती नजर आएगी। दुनिया भर के बाजारों का भी यही हाल है। दक्षिण कोरिया के मार्केट में सर्किट ब्रेकर लग गया, 20 मिनट के लिए बाजार रोकना पड़ा। वहां का शेयर बाजार कोस्पी 8% तक गिरा। अमेरिका का डाउ जोन्स 1000 अंक नीचे गिरा। गिरने में अब इतिहास मत देखिए अपना वर्तमान, जिसे दुनिया के 2 नेताओं ने नरक बना दिया है। ट्रंप के लिए युद्ध जरूरी है तो क्या आपके लिए भी जरूरी है? खाड़ी के लगभग 10 करोड़ लोग डिसैलिनेशन प्लांट पर पीने के पानी के लिए निर्भर हैं। इन डिसैलिनेशन प्लांट के बिना कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात और अधिकांश सऊदी अरब में जीवन असंभव हो जाएगा। ईरान का कहना है बहरीन के सैनिक अड्डे से ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ तो जवाब में ईरान ने भी बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर दिया। बहरीन के गृह मंत्रालय का कहना है कि पानी की सप्लाई पर असर तो नहीं है, मगर ईरान ने उसके डिसैलिनेशन प्लांट को काफी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने कहा कि दक्षिणी ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पर अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने इनकार किया, कहा कि इस हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार नहीं। तब फिर कौन है? जाहिर है इस्राइल होगा। क्या इस्राइल इस युद्ध को किसी और दिशा में ले जा रहा है जिससे अमेरिका अनजान होने का नाटक कर रहा है? अगर अनजान है तो अमेरिका इस्राइल के साथ जंग में क्यों है? ईरान ने कहा कि अगर दोबारा से हमला हुआ तो वह भी इस तरह के प्लांट पर हमला करेगा। डिसैलिनेशन प्लांट समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाता है। यूएई का 42% पानी ऐसे प्लांट से आता है, कुवैत का
90%, ओमान का 86% पानी और सऊदी अरब का 70% पानी डिसैलिनेशन प्लांट में साफ होता है। खाड़ी के देशों में 400 से अधिक डिसैलिनेशन प्लांट हैं। ईरान ऐसे प्लांट पर निर्भर नहीं करता क्योंकि वहां नदियां पर्याप्त हैं और डैम का नेटवर्क पहले से व्यापक है। इसलिए अगर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला होने लगा तो ईरान से ज्यादा खाड़ी के देशों में तबाही आ जाएगी। 90-91 के गल्फ वॉर के दौरान इराक ने कुवैत के ज्यादातर डिसैलिनेशन प्लांट को ध्वस्त कर दिया था, जिस कारण देश में पानी की किल्लत हो गई। अगर इस बार ऐसा हुआ तो युद्ध किसी और दिशा में चला जाएगा। आज दिन भर भारत का शेयर बाजार धधकता रहा, लुढ़कता रहा। बाजार में मामूली सुधार की स्थिति देखी गई, लेकिन गिरावट में बहुत बदलाव नहीं आया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि पिछले 1 साल से तेल की सप्लाई में काफी सरप्लस था और ईरान पर हमले से पहले सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो गई थी। लेकिन अगर लंबे समय तक सप्लाई पर असर पड़ा तो बाजार घाटे में जाने लगेगा। एक बार फिर से इन दोनों नेताओं के दर्शन कर लीजिए, हाथ में अक्षत फूल लेकर मन मुताबिक मंत्र पढ़ लीजिए। इनकी वजह से आज दुनिया भर में तबाही है, कहीं फैक्ट्री बंद है, कहीं लोग मर रहे हैं। ये दोनों अपने अपने देश की जनता की सनक के भी नतीजे। जो जनता ट्रंप की इस बात पर ताली बजा रही थी इराक पर हमला बेकार था, ईरान पर हमला नहीं करेंगे, वही जनता अब नाखून चबा रही होगी कि ट्रंप तो ईरान पर हमला कर रहे हैं, दुनिया को फुटबॉल बनाकर खुद गोल्फ खेल रहे हैं। कहीं कोई संवेदना नहीं बची, भाषा में भाषा नहीं बची, रंग लाल है और अखबार ब्लड बाथ लिख रहे हैं। ट्रंप बोलिस है कि ईरान अंकिल अंकिल करता आएगा। अगर राष्ट्रपति टपोरी की तरह बोलें तो दुनिया के सारे लफंदर सिकंदर हो जाएंगे। ठीक से वीडियो देखा कीजिए, जान की कीमत है ना जेब की परवाह। इन नेताओं की ऐश में दुनिया का कैश जल रिया है, किसी को समझ नहीं आ रिया हो क्या रिया है। दुनिया में ग्लोबल ऑर्डर के ध्वस्त होने का रोना रोया जा रहा है, लेकिन गौर से देखिए हर देश की व्यवस्था ध्वस्त है। तमाम देशों के नेता मनमानी कर रहे हैं। अब देशों का कोई गुट नहीं, 4-5 नेताओं का आपसी गुट है। इनमें से 2 कहीं हमला करते हैं और 2 चुप रह जाते हैं। 6 अरब की आबादी से भरी यह धरती 6 नेताओं के आगे मजबूर नजर आ रही है। शांति की बात किताबों में है, टीवी पर बमबारी देख रही है। एक बार फिर से कहना चाहता हूं, युद्ध का कवरेज नहीं हो रहा। लोगों को क्या देखना पड़ रहा है, इसकी कहानी गायब है। केवल विश्लेषण ही विश्लेषण है। जियोपॉलिटिक्स के नाम पर ऊंची ऊंची बातें बताई जा रही हैं। आपके साथ इसके नाम पर फ्रॉड हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि मरते रहो पॉलिटिक्स है। इसकी यही भाषा है। नतीजा यही है कि हमारी पॉलिटिक्स है, हम करेंगे, बाकी आप मरते रहो। तो जियो नहीं मुओ पॉलिटिक्स कहिए इसे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।